नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एबी नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। इटली की यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को वो फ्रांस पहुंचे। यहां उन्होंने पेरिस के पास फ्रांसीसी कंपनी सफरान की जेट इंजन विनिर्माण इकाई का दौरा किया और एरो इंजन प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास को बारीकी से समझा। राजनाथ सिंह का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सफरान बड़ी साझेदारी के तहत भारत में लड़ाकू विमान के इंजन का सह निर्माण करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा राजनाथ ने पेरिस में शीर्ष फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के सीईओ के साथ भी बातचीत की और उन्हें भारत में रक्षा हार्डवेयर के सह विकास और सह उत्पादन के फायदों को बताया। उन्होंने कहा कि भारत में रक्षा हार्डवेयर के विनिर्माण के बाद इसे अन्य देश में निर्यात किया जा सकता है। तो इटली के दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस पहुंच गए हैं। विदेश दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों बने हुए हैं। इटली के बाद फ्रांस पहुंचे राजनाथ सिंह ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत में रक्षा हार्डवेयर के विनिर्माण के बाद इसे अन्य देशों से निर्यात किया जा सकता है और एक बहुत ही अच्छी डील पर राजनाथ सिंह ने बात की। हार्डवेयर के सह विकास के साथ साथ कंपनियों के सीईओ के साथ भी बातचीत उन्होंने की। उन्हें भारत में रक्षा हार्डवेयर के सह विकास और सह उत्पादन के फायदों को भी समझा। उन्होंने कहा कि भारत में रक्षा हार्डवेयर के विनिर्माण के बाद इसे अन्य देशों में भी निर्यात किया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल मंडला जिले के रामनगर क्षेत्र से विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे, जहां से वो जन आक्रोश सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रियंका की ये मध्य प्रदेश में पहली सभा है। सभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत संगठन के मंत्री शामिल होंगे। दरअसल मंडला जिले की तीनों विधानसभा मंडला, निवास और बिछिया आदिवासी बहुल है। इसके अलावा डिंडोरी जिले की डिंडोरी और शाहपुरा विधानसभा भी आदिवासी बहुल मानी जाती है। मंडला जिले की 3 विधानसभा में से 2 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और यही वजह है कि प्रियंका वाड्रा के रामनगर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंची हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका वाड्रा के रामनगर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विधानसभाएं मंडला, निवास और बिछिया आदिवासी बहुल है और इसके अलावा डिंडोरी जिले की शाहपुरा विधानसभा भी आदिवासी बहुल मानी जाती है। मंडला जिले के 3 विधानसभा में से 2 पर कांग्रेस ने कब्जा कर रखा है और यही वजह है कि प्रियंका वाड्रा के रामनगर दौरे को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि पहले चरण में प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर से नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो वही 20 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरने का आखिरी दिन होगा। 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की तारीख तय की गई है। देश की पहली रैपिडेक्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैपिडेक्स के उद्घाटन से पहले दौरा करने के लिए गाजियाबाद आएंगे। मुख्यमंत्री हिंडन एयरफोर्स से सीआईएसएफ इंदिरापुरम पहुंचेंगे। यहां से वो वसुंधरा योजना सेक्टर 8 स्थित जनसभा स्थल पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद रैपिडेक्स स्टेशन साहिबाबाद पहुंचेंगे, जहां से एनसीईआरटी के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई है, उनकी प्रेजेंटेशन देखी जाएगी। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जनसभा स्थल को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है, जहां सड़क साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज गाजियाबाद का दौरा है। आपको बता दूं कि ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गाजियाबाद का सीआईएसएफ कैंप है, जहां पर आज 4:15 पर वो आज यहां पर लैंडिंग करेंगे और इसी रास्ते आप देख सकते हैं गाजियाबाद की नगर निगम के कर्मचारी यहाँ रोडों को सजा रहे हैं, रंग रहे हैं, रोडों को सुंदरीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर
जो साफ सफाई का काम जो चल रहा है युद्ध स्तर पर चल रहा है, लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और आज शाम को 4:15 पर यहाँ लैंडिंग करके इसी रास्ते से आज योगी आदित्यनाथ यहाँ जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो वहीं मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले करीब 5 महीनों से राज्य में माहौल अशांत बना हुआ है। राज्य में हिंसा भड़कने के बाद से मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद कई बार इसकी बहाली भी की गई, लेकिन मणिपुर सरकार ने एक बार फिर से 5 दिनों के लिए मोबाइल डेटा इंटरनेट सेवाओं को बैन कर दिया है। इंटरनेट सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए अब 16 अक्टूबर शाम तक प्रतिबंध को प्रभावी रखा जाएगा। मणिपुर सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक हिंसक गतिविधियों को विफल करने के लिए ये फैसला लिया गया है। आदेशों में कहा गया है कि ये फैसला राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को विफल करने और शांति साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और जीवन के नुकसान को रोकने के लिए लिया गया है। तो लगातार मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। मणिपुर में 16 अक्टूबर तक बैन कर दिया गया है इंटरनेट। बता दें कि पिछले समय में कई बार इंटरनेट पर बैन लगाया गया और उसके साथ उसको बहाल भी किया गया, लेकिन एक बार फिर से 16 अक्टूबर को ये फैसला लिया गया है। 16 अक्टूबर तक इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि फैसला राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को विफल करने और शांति साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और जीवन के नुकसान को रोकने के लिए लिया गया है। मणिपुर में अभी भी हिंसा जारी है। लगातार हिंसा होने की वजह से लापता छात्रों के शव मिलने के बाद से तनाव जारी है। उसी बीच एक बार फिर से प्रशासन ने फैसला लिया है कि इंटरनेट वहां का बंद कर दिया जाएगा। इंटरनेट की बहाली 16 अक्टूबर तक बंद कर दी गई है। तो वहीं हरिद्वार में हुए बड़े रियल एस्टेट घोटाले की जांच अब एसआईटी करेगी। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने एसएसपी क्राइम अजय कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। दरअसल हरिद्वार के कई इलाकों में लोगों को सस्ते और अच्छे प्लॉट बेचने का सपना दिखाकर ऑक्टागन बिल्डर नाम की कंपनी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। मामले में मुख्य आरोपी और उसकी महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन दोनों पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसको देखते हुए मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। 650 बीघा जमीन पर हुआ घोटाला सैकड़ों करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। आने वाले समय में इस रियल एस्टेट घोटाले में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। इसमें हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी और कभी हमारे पास करीब 70 से ऊपर पेंडेंसी शिकायतों की थी। उसके शीघ्र निराकरण के लिए, शीघ्र उसके निस्तारण के लिए एसपी क्राइम के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का हमने गठन किया है और इसमें जितने भी शिकायतें हैं उनमें अभियोग पंजीकृत करके आगे की जो लीगल कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण कराने के लिए इसमें अरेस्टिंग हुई थी। जो मुख्य अभियुक्त था उसकी अरेस्टिंग हमारे द्वारा की जा चुकी है। बाकी इसमें अन्य अभियुक्तों की हम लोग तलाश कर रहे हैं और इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी और अभी इनके जितने भी वेयर अबाउट्स हैं, जितने इनके अलग अलग जगह पर जो जमीनें हैं, अलग इनके जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी जांच हम लोग कर रहे हैं और काफी वृहद एक विवेचना इसमें की जा रही है। इसीलिए इसमें एसआईटी का गठन करना जरूरी था, जो किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में बीएचईएल की रानीपुर स्थित करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन को ट्रांसफर करने के मामले में हंगामा खड़ा हो गया है। टिहरी डैम परियोजना में विस्थापित लोगों को राजधानी दून और हरिद्वार के कई इलाकों में बसाया गया है। प्रक्रिया सालों से चल रही है। मामले में कई जगह टीएचडीसी को टिहरी विस्थापित को बचाने के लिए जमीनों का आवंटन अभी भी होना है। इसमें से हरिद्वार में बीएचईएल को भी करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन की टीएचडीसी को ट्रांसफर करने के लिए डीएम टिहरी और डीएम हरिद्वार के बीच सहमति बनी थी। मामले में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी। मंगलवार को टीएचडी के अधिकारियों के साथ एडीएम टिहरी और एसडीएम हरिद्वार मौके पर पहुंचे और टीएचडीसी को कब्जा दिलाने की कवायद शुरू की। इसी बीच बीएचईएल से सैकड़ों कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं रोहतक, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव। जय जय श्री राम।
भारत माता की। धन्यवाद। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर का दौरा। रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश यादव। सपा नेता हाजी फैजान के आवास पर जाएंगे अखिलेश यादव, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। अखिलेश यादव के साथ सपा के कई दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां अखिलेश यादव कानपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर इस दौरे में चर्चा होगी। अखिलेश यादव के साथ साथ सपा के कई दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर दौरा। रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश। सपा नेता हाजी फैजान के आवास पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है। अखिलेश यादव के साथ साथ सपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बड़ा अपडेट, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में चर्चा करेंगे। सपा नेता हाजी फैजान के आवास पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और सबसे जरूरी मुद्दा 2024 लोकसभा चुनाव का है, जिसे लेकर सपा के कई दिग्गज नेता इस दौरान अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अखिलेश यादव पहुंचेंगे कानपुर, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं कि रसूलाबाद में जो है अखिलेश यादव का कल कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन लखनऊ में चल रहे विवाद को लेकर ये स्थगित हुआ था और आज उनका प्रोटोकॉल पुनः जारी हुआ है। करीब 1 बजे का उनके पहुंचने का प्रोटोकॉल था, लेकिन अभी जो है लगभग 1 घंटा देरी तक वो पहुंचेंगे और रसूलाबाद विधानसभा के ही 3 कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके बाद जो है राष्ट्रीय अखाड़ा है नेला कटरा में, वहां पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि रसूलाबाद विधानसभा जो है कन्नौज लोकसभा सीट में आता है। तो यहाँ पर जो है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो है तैयारी के लिए बात करेंगे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बताएंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर जनता पे अपना विश्वास जमाए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो है अपने पाले में रखे। जी बिल्कुल गौरव, कई बड़े नेता, दिग्गज नेता सपा के अगर उनको कहा जाए, वो भी इस दौरान शामिल रहेंगे। 1-2 नाम देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आएंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, राजा रामपाल, जिलाध्यक्ष, तमाम वो लोग क्षेत्र के और तमाम अन्य विधानसभाओं से भी वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल गौरव, अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो किन मुद्दों को लेकर चर्चा इस दौरान हो सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम क्षेत्र के लोग जो आवारा मवेशियों से परेशान हैं, सबसे खास बात यह है कि कन्नौज का जो है संसदीय क्षेत्र है और कन्नौज से डिम्पल यादव हमेशा से चुनाव लड़ती रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये उनका संसदीय क्षेत्र है, जिसके चलते इसको वो प्रमुखता से ध्यान भी देते हैं और यहाँ की जनता से अपना जुड़ाव भी रखते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर वो जो है कुल मिला के चुनाव की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। जो जी बिल्कुल गौरव, प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है दौरे को लेकर? देखिए, प्रशासन कल से अलर्ट मोड पर है। उन्होंने तमाम सुरक्षा व्यवस्था के व्यवस्थाएं कर रखी थी। जैसे उनका कार्यक्रम रद्द हुआ था, हालांकि तमाम बैरिकेडिंग हटा दी गई थी, लेकिन उनका पुनः प्रोटोकॉल जारी हुआ तो उस हिसाब से व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। तमाम जो सीओज है, एडिशनल एसपी लगे हुए हैं, तमाम जो है व्यवस्थाएं जो पुलिस की चाक चौबंद वो रखी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली के महिपालपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दिल्ली एयरपोर्ट के पास नेशनल हाईवे 48 पर एक कार एक शख्स को पूरी रफ्तार में घसीटते हुए जा रही है, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के महिपालपुर में करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटे जाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये घटना कैमरे में कैद हुई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ये तस्वीरें दिल्ली के महिपालपुर से सामने आई हैं, जहां एक व्यक्ति को देखिए किस तरह से कार घसीटते हुए ले जा रही है और करीब 1.5 किलोमीटर तक इसी तरह से इस व्यक्ति को घसीटा गया, जिसके बाद व्यक्ति की मौत हो गई। महिपालपुर से ये वीडियो सामने आ रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गया है। तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना देखिए, तस्वीरें दिल्ली के महिपालपुर से सामने आ रही हैं, जहां किस तरह से एक व्यक्ति को कार से 1.5 किलोमीटर करीब घसीटा जाता है, एक जिंदे इंसान को। उसके बाद देखिए उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के महिपालपुर से सामने आई हैं। करीब 1.5 किलोमीटर तक इस व्यक्ति को घसीटा गया और उसके बाद इस व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। महिपालपुर से तस्वीरें सामने आई है, जिसके बाद हर किसी के रोंगटे इस तस्वीर को देखने के बाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 1.5 किलोमीटर तक उस जिंदा इंसान को तेज रफ्तार के साथ घसीटा गया और उसके बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। तो वहीं महाराष्ट्र के मराठा क्रांति मोर्चा ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर गिरगांव चौपाटी से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 9 अगस्त 2016 को मराठा क्रांति मोर्चा के बैनर तले मराठा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरडी गांव में 15 वर्षीय लड़के की रेप और हत्या के विरोध में औरंगाबाद में एक साथ आए। हालांकि कोपरडी एक ट्रिगर पॉइंट था। ये मराठा एकता, जिसकी वजह से 2016 से 17 के बीच राज्य भर में काफी बड़े पैमाने पर रैलियां हुई। ये मुख्य रूप से सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में समुदाय के लिए आरक्षण पर केंद्रित थी। तो वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सहित 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनावी बिसात सजाने लगी हैं। इसी बीच कांग्रेस और इन राज्यों में उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में आज गुरुवार यानी 12 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर बैठक होगी। इस मीटिंग में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की अगर माने तो इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कम से कम 125 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे। देर शाम तक सूची जारी कर दिए जाने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। तो वहीं इजरायल और हमास में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने एंट्री कर ली है, जिससे हमास की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। दरअसल अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार, गोला बारूद और सैनिक इजरायल को भेज दिए हैं। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। हमास और इजराइल के बीच तेज होती जंग में विश्व की नजर अमेरिका पर टिकी है। इस युद्ध में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और मदद भेज चुका है। अमेरिका ने हथियारों और गोला बारूद से लदा प्लेन भेजा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने ये गोला बारूद ऐसे समय के लिए भेजा है जब युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस विमान में किस प्रकार के हथियार हैं। तो वहीं अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है, जहां उन्होंने इजराइल के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि इजराइल को और क्या मदद की जा सकती है। अमेरिका ने हमास के हमले को अभूतपूर्व बताते हुए कहा है कि उनके विदेश मंत्री की यात्रा इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है, जो कि एकजुटता और समर्थन का संदेश देगी। इस युद्ध में अमेरिका पहला देश है जो इजराइल की हथियारों से मदद कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल को खुफिया जानकारी देने की पेशकश की है। अमेरिका के मुताबिक हमास की धमकी को हल्के में नहीं ले सकते। हमास पहले ही दिखा चुका है कि वे कितने सक्षम हैं। अमेरिका ने इजराइल और गाजा युद्ध क्षेत्र को एक्टिव वॉर जोन मानते हुए कहा है कि जिसकी वजह से ऑप्शन मुश्किल हो रहा है, जिसको देखते हुए इजराइल को हर संभव मदद दे रहा है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को समर्थन दोहराते हुए कहा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और अपनी रक्षा के लिए उसके अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करता है। विदेश मामलों के कई जानकार इस युद्ध के पीछे
अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का हाथ होने की संभावना जता रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका बड़ी मात्रा में अपने हथियार खपाएगा। साथ ही कई मुस्लिम देश अपनी सुरक्षा पर खतरा जानकर अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हमास और इजराइल के बीच पिछले 5 दिनों से जंग जारी है और अब तक दोनों पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी है। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री से इजराइल की स्थिति मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तो वहीं पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट में होने वाले आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को मार डाला। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से लगातार उन आतंकियों के मरने की खबर सामने आ रही है जो उन्हीं के इशारों पर काम करते थे। इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए आपको कि ये वही आतंकी मारा गया है जिसने पठानकोट में भारतीय जवानों का लहू बहाया था, और वो भी किसकी शरण में? वो थी सोनिया गांधी की कांग्रेस सरकार। खैर, ये कोई पहला हमला नहीं था। कांग्रेस सरकार में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या किया गया उससे तो आप बिल्कुल रूबरू होंगे। और कश्मीर पर हमले करने वाले यासीन मलिक के साथ वही सरकार अपने कार्यालय में बुलाकर फोटो सेशन करती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ऐसे आतंकवादियों, हमलावरों और कट्टरपंथी जिहादियों को हमेशा से शरण देती है। और पंजाब के पठानकोट में जिस मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में मारा, उसे भी मनमोहन सरकार में छोड़ दिया गया था। बता दें कि वह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक था और उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका था। पठानकोट हमले में डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के 5 जवान, IAF के गार्ड और NSG के कमांडो बलिदान हो गए थे। सियालकोट के एक मस्जिद के भीतर शाहिद लतीफ की हत्या बुधवार 11 अक्टूबर 2023 की सुबह की गई। शाहिद सियालकोट इलाके में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का बड़ा कमांडर था। उसको छोटा शाहिद भाई और नूरू अल दीन के नाम से जाना जाता था। एक और जानने वाली बात ये थी कि 2010 में कांग्रेस सरकार ने गुडविल गेस्चर दिखाते हुए उसे पाकिस्तान को प्रत्यर्पित कर दिया था। लतीफ को एक बार वर्ष 1994 में भारत में भी UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 2010 में सजा पूरी होने पर पाकिस्तान प्रत्यर्पित कर दिया गया था। वह पाकिस्तान जाकर दोबारा भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में भाग लेने लगा था। वर्ष 2020 में भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा UAPA के अंतर्गत आतंकी घोषित किए जाने वालों की लिस्ट में उसका भी नाम था। लतीफ वर्ष 1999 में हुई इंडियन एयरलाइंस के विमान की हाईजैकिंग में भी आरोपित था। वर्ष 2016 में पंजाब की सीमा से सटे पठानकोट में स्थित भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण एयरबेस पर हमला हुआ था। एयरबेस के अंदर पाकिस्तानी आतंकी घुस आए थे और छुपकर हमला करने लगे थे। शाहिद लतीफ इस मामले में साजिश करता था। उसने ही ये हमला करने वाले 4 आतंकी को पठानकोट भेजा था। 1 जनवरी 2016 ये वो दिन था जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था और 7 सुरक्षा कर्मियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए थे। भारतीय जांच एजेंसी की माने तो इस आतंकी हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का हाथ बताया गया था। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे जाने वाले आतंकियों की सूची में शाहिद सबसे नया नाम था। इससे कुछ ही दिन पहले कराची में लश्कर के एक आतंकी मुफ्ती केसर फारूक की भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में ही रहने वाले खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार की भी अप्रैल 2023 में इसी तरह हत्या हुई थी। लगातार एक के बाद एक उन लोगों की हत्या हो रही है जो पाकिस्तान के इशारों पर काम करते थे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AMV नेटवर्क।